अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है। जैसा कि आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स को डिस्कस किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर वर्ड्स, कि वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स एज मीनिंगफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज, कि वर्ड्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटे बेबी को ले लें, तो वो अगर मम्मी या डैडी या कोई भी नेम कॉल करता है या सबसे पहले वो एक वर्ड भी बोलता है, तो हम कहते हैं कि उसने अपनी पहली अट्रेंस या पहला वर्ड उसने बोला है। इसका मतलब है कि पहले वर्ड्स आते हैं और फिर उसके बाद सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि वर्ड्स जो हैं वो मिल के सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन एक वर्ड भी सेंटेंस बना सकता है। Sentences come later. We are inclined to feel when words are strung together meaningfully. कि sentences बाद में आते हैं जब वर्ड्स एक दूसरे के साथ मिलके एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा व्हेन वर्ड्स आर, तो इन वर्ड्स का जो ग्रुप है व्हेन वर्ड्स आर, 3 लफ्ज़ों का ग्रुप, ये कोई मीनिंगफुल मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। लेकिन मैं अगर पूरा सेंटेंस बोलूँगा तो वो एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर रहा होगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ द वाइट कैट, ये एक मीनिंगफुल मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं कहूँगा लुक एट दिस वाइट कैट, तो ये एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। बट कुछ सेंटेंसेस में हम डिफरेंट वर्ड्स को इलाइड कर देते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो ऑब्वियस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि तुमने क्या ख़रीदा, तो वो अगर कहे द वाइट कैट यानी कि सफ़ेद बिल्ली, तो इसका मतलब है कि उसने सफ़ेद बिल्ली ख़रीदी है, लेकिन उसको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नॉट टू से दैट अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेंटेंस जो है उसको ज़्यादा वर्ड्स पे कंसिस्ट होना चाहिए। एक वर्ड से भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। वन वर्ड कमांड्स सच एज गो, सेट, जैसे कि हम कमांड्स करते हैं जाओ, बैठो, तो एक वर्ड के साथ भी हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। Although they crop up relatively seldom in everyday conversation or reading, or not in any way odd or un-English. अगर मैं एवरीडे इंग्लिश, रोज़मर्रा की इंग्लिश में अगर मैं कहता हूँ जाओ और मेरे लिए फल ले आना, तो इसमें जाओ जो है वो खुद एक सेंटेंस है। लेकिन ज़्यादा सेंटेंसेस जब हम बोल रहे होते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस उसके अंदर ही मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये कोई और चीज़ नहीं है या ये अन इंग्लिश या अनग्रामेटिकल नहीं है। Nevertheless, learning to talk in early childhood seems to be a matter of putting words together, not of taking sentences apart. फिर भी जो एक प्रोसेस होता है, जैसे बच्चा वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिला के एक सेंटेंस को बनाता है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में ही बच्चा स्टार्ट कर लेता है। लेकिन वो सेंटेंसेस को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो सेंटेंसेस को बनाता है। There is a clear sense then in which words seem to be the building blocks of language. तो इससे क्लियर है कि वर्ड्स जो हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी लैंग्वेज के, यानी वर्ड्स को मिला के हम सेंटेंसेस बनाते हैं और वो सेंटेंसेस किसी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। तो वर्ड्स से ही सेंटेंसेस बनते हैं। तो ताहम इससे ये क्लियर है कि वर्ड्स ही लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। Even as adults, there are quite a few circumstances in which we use single words outside the context of any actual sentence. Here are some examples. Warning shouts such as fire. जब हम कहते हैं fire यानी आग लग गई है। Conventional commands such as lights, camera, action. जैसे कि मूवीज़ के प्रोड्यूसर्स लाइट, कैमरा एंड एक्शन कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि लाइट ऑन कर दो, कैमरा ऑन कर लो और अपना एक्ट करो। आइटम्स ऑन शॉपिंग लिस्ट सच एज कैरट्स, चीज़, एग्स, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट के ऊपर लिखा होता है कैरट्स, चीज़ एंड एग्स। वहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं लिखा होता कि यहाँ पे कैरट्स मौजूद हैं या आपने कैरट्स खरीदी हैं या चीज़ खरीदी है या एग्स खरीदे हैं, बल्कि सिर्फ वन वर्ड लिखा होता है। It is clear also that words on their own outside sentences can be stored and classified in various ways. अब हम वर्ड्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस के बाहर, यानी हम जब एक इंडिविजुअल एक वर्ड को लें तो इनको डिफरेंट तरीक़ों से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इनके ग्रुप्स बना सकते हैं। A comprehensive classification of words according to meaning is a thesaurus. कि वर्ड्स को जब मीनिंग के लिहाज से हम सॉर्ट करते हैं, उनको तरतीब देते हैं, तो उसको थिसॉरस कहा जाता है, सच एज रॉजर्स थिसॉरस, जैसे कि रॉजर्ट की थिसॉरस है। बट द काइंड ऑफ कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन दैट वी आर लाइकली टू रिफर टू मोस्ट ऑफन इज अ डिक्शनरी। लेकिन ज़्यादातर हम जिस क्लासिफिकेशन को रेफ़र करते हैं वो एक कन्वेंशनल जो क्लासिफिकेशन है उसको डिक्शनरी कहा जाता है। इन विच वर्ड्स आर लिस्टेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेलिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें वर्ड्स को तरतीब दिया जाता है उनके स्पेलिंग जिस तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं उस तरह डिक्शनरी में उनको लिखा जाता है।
गिवन दैट इंग्लिश स्पेलिंग इज़ सो इरेटिक, यानी इंग्लिश जो स्पेलिंग है वो बहुत ज़्यादा इरेटिक हैं, यानी वो अनप्रडिक्टेबल हैं। हमें नहीं पता होता कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वर्ड कहूँ जॉनरा, तो जॉनरा वर्ड जी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये डिक्शनरी में कहाँ पे होगा अगर आप सिर्फ इसकी साउंड जानते हों। A common reason for looking up a word in an English dictionary is to check how to spell it. कि एक कॉमन रीज़न डिक्शनरी में किसी वर्ड को सर्च करने की क्या है कि हम ये देखने के लिए सर्च करते हैं कि इसको स्पेल कैसे किया जाता है। बट अनदर वेरी कॉमन रीज़न इज़ टू चेक व्हाट इट मीन्स। लेकिन एक और बहुत कॉमन रीज़न है कि इसका मतलब चेक करने के लिए हम डिक्शनरी में देखते हैं। इन फैक्ट दैट इज़ व्हाट अ डिक्शनरी एंट्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, एन एसोसिएशन ऑफ अ वर्ड अल्फाबेटिकली लिस्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स and perhaps also some information about grammar and its pronunciation। यानी कि वर्ड में बेसिकली हम इन चीज़ों को देखते हैं कि वर्ड की एसोसिएशन यानी वो किसके रिलेटेड है, अल्फ़ाबेटिकली वो लिस्टेड कैसे है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और कभी कभी ग्रामर का भी पता चलता है और साथ में प्रोनाउंसिएशन भी लिखी होती है। Here, for example, is the dictionary entry for the word month based on the entry given in the Concise Oxford Dictionary 6th edition। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि Concise Oxford Dictionary से ली गई है, जिसमें मंथ, इसकी प्रोनाउंसिएशन और फिर बताया गया है कि ये एक नाउन है, यानी इसकी क्लासिफिकेशन, यानी पहली क्लासिफिकेशन ये आपको मिलेगा एम वर्ड में, यानी जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो एम के रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें लिखा होगा, और सेकेंडली साथ में ये भी बताया गया होगा कि ये नाउन है, तो इसकी ये सेकंड क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन, एनी ऑफ 12 पोर्शन इनटू विच द ईयर इज डिवाइडेड, कि एक साल के जो 12 पोर्शन हैं उनमें से एक पोर्शन को मंथ कहा जाता है। फिर इसके बाद नीचे आपको इसका सेंटेंस भी मिल जाएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। It seems then that word is not just a building block of a sentence, it is a building block with a meaning that is unpredictable। पहली चीज़ कि वर्ड खुद भी अनप्रडिक्टेबल होते हैं, कि उनकी प्रोनाउंसिएशन से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वर्ड के स्पेलिंग किस तरह के होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहता है कैपेचिनो, तो आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें डबल सी आता है या फिर CH आता है या क्या आता है, या फिर किन लेटर्स का ये मजमुआ है। और सेकेंडली वर्ड जो हैं वो जो मीनिंग देते हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी आप एक वर्ड से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसका मीनिंग क्या होगा। कुछ वर्ड्स जो हैं वो प्रेडिक्टेबल भी होते हैं और कुछ अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स प्रेडिक्टेबल कैसे हैं और अनप्रेडिक्टेबल कैसे हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो वर्ड हम डिक्शनरी में पढ़ते हैं उसका हमें पहले से मतलब नहीं पता होता, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी वर्ड के अंदर ही हमें मीनिंग नज़र नहीं आता, और एटलीस्ट सफिशेंटली अनप्रेडिक्टेबल दैट लर्नर्स ऑफ इंग्लिश एंड इवन समटाइम्स नेटिव स्पीकर्स may need to consult a dictionary in order to discover it। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो कि इंग्लिश लर्नर्स या फिर नेटिव स्पीकर्स को भी डिक्शनरी से कंसल्ट करके ढूंढना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। We may be tempted to think that this constitutes everything that needs to be said about words। They are units of language which are basic in two senses both. First, in that they have meanings that are unpredictable and so must be listed in dictionaries, and in that they are building blocks out of which phrases and sentences are formed। यानी हमें इससे दो बेसिक सेंसेस लैंग्वेज की मिलती हैं वर्ड्स के रिलेटेड, जो भी हम कह सकते हैं। पहली चीज़ के वर्ड्स जो हैं वो मीनिंगफुल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग अनप्रेडिक्टेबल होता है, जो कि डिक्शनरी में लिस्ट किए गए होते हैं वर्ड्स। और सेकेंडली ये किसी भी फ्रेज को बनाने के लिए या सेंटेंस को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। अब एक बच्चे को फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, अगर वो आपसे कहता है कैन यू टेक ऑफ माई शूज़, क्या मेरे शूज़ उतार सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो शूज़ के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन रखता है। He knows the sounds in shoes and the sequence in which they occur। यानी वो साउंड्स के बारे में जानता है कि इस वर्ड में कौन कौन से साउंड्स यूज़ करने हैं और उनका सीक्वेंस क्या रखना है, यानी वो शूज़ कहेगा, जूश नहीं कहेगा, और ना ही वो शूज़ कहेगा। He knows that the word can be used in plural। उसे ये भी पता होगा कि इसका प्लूरल क्या बनता है, शूज़ है या शूज़ है, and that the plural is not irregular। और ये शूज़ का जो प्लूरल है वो irregular नहीं है, like teeth और चिल्ड्रन, बट इज़ फॉर्म्ड रेगुलरली, कि जैसे कि टीथ और चिल्ड्रन है ये इरेगुलर प्लूरल्स हैं, तो उसको पता होगा कि इसका प्लूरल सिंपली एस लगा के बनाना है। ही ऑल्सो नोज हाउ टू यूज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस, कि उसे ये भी पता होगा कि इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेक ऑफ माई शूज़, अब वो इस तरह नहीं कह सकता कैन यू शूज़ माई टेक ऑफ, या फिर कैन माई शूज़ यू टेक ऑफ,
या फिर माई शूज़ यू टेक ऑफ कैन, वो इस तरह सेंटेंस नहीं बनाएगा। उसे वर्ड्स का पता होगा कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी का है, नाउन कहाँ पे लगाना है, वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है और क्वेश्चन कैसे बनाना है। सो यूजिंग अ वर्ड रिक्वायर्स 4 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक वर्ड को यूज़ करने के लिए 4 तरह की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट्स साउंड एंड देयर सीक्वेंसिंग, दिस इज कॉल्ड फोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, कि साउंड क्या है और इनकी सीक्वेंस क्या है, इसका इससे पता होना चाहिए, यानी कि फोनोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट्स मीनिंग्स, और इसके मतलब क्या है, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउ रिलेटेड वर्ड्स सच एज प्लूरल फॉर नाउन्स एंड पास्ट टेंस फॉर वर्ब्स आर फॉर्म्ड, मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी उसके पास मॉर्फोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि नाउन के प्लूरल कैसे बनते हैं, पास्ट टेंस कैसे बनता है। यानी फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लें टेल, तो वो टेल का पास्ट टेंस टेल्ड नहीं बनाएगा, या फिर शू का प्लूरल वो शूजेज नहीं बनाएगा, तो उसको पता है कि शू सिंगुलर है एंड शूज प्लूरल है। इट्स कैटेगरी, और चौथी चीज उसे कैटेगरी का पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल नाउन और वर्ब एंड हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, दैट इज सिंटैक्टिक इन्फॉर्मेशन, यानी उसे ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड की कैटेगरी क्या है, ये नाउन है तो नाउन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हियर आर सम एग्जांपल्स, सारा टोल्ड अ जोक, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट सेकंड सेंटेंस सारा लॉफ्ट अ जोक, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सारा टोल्ड एट अ जोक, यानी कि जो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे कोई एक्शन किया जाए, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सारा लॉफ्ट एट अ जोक, अब जोक के ऊपर हंसा जा सकता है, जोक के ऊपर बताया नहीं जा सकता, तो ये सेंटेंस भी सही है। सारा टोल्ड, अब ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। टोल्ड को हम जस्ट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके आगे ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। सारा लॉफ्ट, सारा हंसी, यानी इसने ये एक्शन किया, तो इसमें राइटर को या स्पीकर को ये पता होना चाहिए कि नाउन का कहाँ पे iस्तेमाल करना है, कौन से वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाना है और कौन से वर्ब को हम बगैर ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स यूजिंग एनी वर्ड रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड्स, मीनिंग्स, रिलेटेड वर्ड्स एंड द यूज इन सेंटेंसेस, एंड दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन अ ब्रेन्स डिक्शनरी कॉल्ड द मेंटल लेक्सिकॉन और लेक्सिकॉन फॉर शॉर्ट। के बच्चे या एडल्ट्स किसी वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए उनको क्या रिक्वायर होता है कि उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वर्ड के साउंड की, मीनिंग्स की, रिलेटेड वर्ड्स की और उसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, जिसे कि मेंटल लेक्सिकॉन कहा जाता है। यहाँ पे लेक्स एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है वर्ड। आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लेक्सीम्स एंड लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन बेसिकली डिक्शनरी को कहा जाता है और लेक्सीम एक वर्ड को कहा जाता है। देयर आर सम पैरेलल्स बिटवीन द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द लेक्सिकॉन एंड द काइंड्स फाउंड इन द डेस्क डिक्शनरी। लेक्सिकॉन जो कि मेंटल लेक्सिकॉन है, इसमें और जो डिक्शनरी है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। बोथ कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, रिलेटेड वर्ड्स एंड सेंटेंस यूज, कि दोनों के अंदर प्रोनाउंसिएशन की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मीनिंग्स भी मिल जाएंगे, रिलेटेड वर्ड्स भी मिल जाएंगे और सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी आपको मिल जाएगा। यानी आपके ब्रेन के अंदर पहले से मौजूद होगा वर्ड, ये वर्ड जो है ये नाउन है, इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह की है, इसका मीनिंग ये है, इसके सिनोनिम्स क्या हैं, इसके एंटोनिम्स क्या हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना है एक सेंटेंस में। बट अ डिक्शनरी ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट नीडेड फॉर स्पीकिंग। लेकिन डिक्शनरी के अंदर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिनका स्पीकिंग में आपका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अबाउट अ वर्ड स्पेलिंग एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। स्पीकिंग में ना तो आपको वर्ड के स्पेलिंग चाहिए होते हैं, ना वो हिस्टोरिकली कैसे वो वर्ड बना, यानी एटिमोलॉजी जिसे कहते हैं कि वर्ड कैसे डेवलप हुआ, एक वर्ड है वो कैसे बना, फिर उसमें चेंजेस क्या क्या हुई, इसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। डिक्शनरीज ऑल्सो प्रोवाइड इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ अ वर्ड हैज़ बीन यूज्ड बाय राइटर्स और स्पीकर्स। और डिक्शनरी जो है वो हमें इलस्ट्रेशन भी देती है, हमें डिस्क्रिप्शन भी देती है कि एक राइटर या फिर एक स्पीकर उसको कैसे इस्तेमाल करता है। अ मेंटल लेक्सिकॉन डज नॉट नॉर्मली कंटेन एटिमोलॉजिकल, इलस्ट्रेटिव और स्पेलिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेंटल लेक्सिकॉन में पहले से हमारे पास एटिमोलॉजिकल, इलस्ट्रेटिव और स्पेलिंग इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, यानी कि वर्ड कैसे हिस्ट्री में चेंज होके इस तरह का वर्ड बना है, कैसे वर्ड हिस्ट्री में चेंज हुआ और उसके स्पेलिंग कैसे चेंज हुए, उसकी कोई इलस्ट्रेशन नहीं होती कि ये वर्ड किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, या फिर स्पेलिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब एक दफ़ा आप डिक्शनरी पढ़ के उसको जहन में बिठा लेते हैं तो वो वर्ड डिक्शनरी से आपके मेंटल लेक्सिकॉन में आ जाता है, यानी कि वो मेंटल डिक्शनरी में आ जाता है। फिर आप जान सकते हैं कि इसको कैसे इलस्ट्रेट किया जाता है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी एटिमोलॉजी क्या है या उसके स्पेलिंग क्या है, ये आप डिक्शनरी से सीख सकते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में 2 तरह की क्लासिफिकेशन है वर्ड्स की, जो कि अक्सर क्वेश्चन में भी आती है, जिसे आप ओपन क्लास ऑफ